और गालिब की जो सबसे बड़ी खूबी थी वो ये थी कि गालिब को ये मालूम था कि मैं गालिब हूं। अक्सर ये होता है कि बहुत सारे लोगों को, मैं तो यूं कहूंगा कि इस दुनिया में 99% लोगों को ये मालूम नहीं होता कि उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है, उनका स्किल सेट क्या है, उनकी कैपेसिटी क्या है। बहुत कम लोग होते हैं, जीनियस होते हैं, जिनको ये एहसास बहुत जल्दी हो जाता है उनकी जिंदगी में कि उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है, उनकी कैपेसिटी क्या है, उनका स्किल सेट क्या है। और उसके बाद वो जीनियस होते हैं, उसके बाद वो उसी को पॉलिश करते हैं, बाकी किसी काम में नहीं पड़ते। जो हमारे जैसे ऑर्डिनरी लोग होते हैं वो कभी एक काम करेंगे, कभी दूसरा करेंगे, कभी तीसरा करेंगे, भटकते रहेंगे, हमें मालूम ही नहीं चलेगा कि लाइफ में हमारा पैशन क्या है, हमारा जुनून क्या है, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, हमारा स्किल सेट क्या है, हमारी कैपेसिटी क्या है। तो इसलिए वो काम तो बहुत सारे करते हैं, लेकिन उसका जो लेवल है वो नहीं आ पाता जो कि उन जीनियसिस का होता है, जिनको पहले से ही या बहुत जल्दी अपने जीवन में यह एहसास हो जाता है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारा स्किल सेट क्या है, हमारी कैपेसिटी क्या है, हमारी कुवत क्या है। तो गालिब को यह मालूम था कि मैं गालिब हूं, इसीलिए उनकी शायरी में उनका सेल्फ प्राइड, उनकी सेल्फ एस्टीम, उनका इतराना, उनका अकड़ना, उनका स्वैग हमको नजर आता है। कुछ शेर हैं इस कड़ी में जिसके जरिए मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि गालिब का सेल्फ प्राइड या सेल्फ एस्टीम किस तरह से आता है। आसिफ भाई ने भी अभी वही शेर पढ़ा। दो तीन पॉपुलर शेर हैं जो जिससे शुरुआत कर रहा हूं। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं। गालिब जो है अब कंप्लीटली सेल्फ एश्योर्ड है कि मैं नहीं किसी को अपना तारुफ देने वाला, कोई बतलाओ इन्हें यार कि हम बतलाएं क्या। इतना छोटा आदमी नहीं हो कि मैं जाके इनको ये बतलाऊंगा कि मैं बहुत बड़ा शायर हूं, मेरा ये दीवान है, मेरी ये किताब है। कंप्लीटली सेल्फ एश्योर्ड पर्सनालिटी है, कोई सेल्फ डाउट नहीं है उसको। जब हमें सेल्फ डाउट होता है तो हम दुनिया के पास जाते हैं और पूछते हैं कि अरे भैया वो मेरी नज्म देखी, जरा देखिए, पढ़ के बताइए आपको अच्छी लगी। हम सुनना चाहते हैं कि हाँ हाँ भाई साहब आपने बहुत अच्छी लिखी। इसको कहते हैं कि सोशल अप्रूवल सीकिंग बिहेवियर। ये हम सोसाइटी का सोशल अप्रूवल चाह रहे हैं कि हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। गालिब को कोई ऐसा वहम नहीं था, उसने कभी सोशल अप्रूवल के लिए काम नहीं किया। वो सेल्फ एश्योर्ड था कि पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं। इसी कड़ी में एक और शेर है, पॉपुलर है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। अब कौन आदमी ये बात कह सकता है जो अपने बारे में पूरी तरह से मुतमईन है, जिसको किसी क्रिटिक की कोई प्रशंसा नहीं चाहिए, उसको आपका कोई सोशल अप्रूवल नहीं चाहिए। कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। हैं बहुत सारे सुखनवर, बहुत सारे शायर हैं इस दुनिया में, लेकिन मेरा जो अंदाज़े बयां, मेरा जो कहन है, मेरा जो कहने का तरीका है वो अलग। और बात तो वही है, सदियों से बहुत सारी बातें वही की वही हैं जो कही जा रही हैं, लेकिन बड़ा शायर वो है, बड़ा फिलोसोफर वो है जिसका कहने का जो अंदाज है वो अलग है, वो हटके। इसी कड़ी में एक और शेर है, उसका रंग देखिए। होगा कोई ऐसा जो गालिब को न जाने, होगा कोई ऐसा जो गालिब को न जाने, शायर तो अच्छा है पर बदनाम बहुत है। आप देखिए इस शेर में तीन एलिमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला एलिमेंट तो यह है जो गालिब को न जाने, इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो गालिब को नहीं जानता। दूसरा एलिमेंट है शायर तो अच्छा है, शायर तो बहुत बढ़िया है। और तीसरा एलिमेंट ये कहने में भी गुरेज नहीं है पर बदनाम बहुत है। अब ये बात कौन कह सकता है अपने बारे में कि पर बदनाम बहुत है? जिसको परवाह ही नहीं है,
जिसको लगता है कि अगर मैं अपने मिसरे में अपने बारे में अपनी बदनामी की बात भी कर दूंगा तो वो भी मेरे लिए एक तमगा है। तो गालिब के पास जो उसका सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ प्राइड है, उसका जो इतराना है, वो एक अलग तरह का, अलग तरह की बात है, पूरा कॉन्फिडेंस है। एक और शेर इसी कड़ी में देखिए कि गालिब कहते हैं, न सताइश की तमन्ना, सताइश कहते हैं प्रशंसा को, प्रेज को, न सताइश की तमन्ना न सिले की परवाह, न सताइश की तमन्ना न सिले की परवाह, गर नहीं है मेरे अशार में मानी ना सही। आप देखिए गालिब का इतराना, गालिब का स्वैग, कि मुझे ना तो प्रशंसा चाहिए ना मुझे कोई सिला चाहिए। सिला कि मुझे कोई इनाम मिल जाए, कोई जमींदारी मिल जाए, कुछ कोई और चीज मिल जाए, ना मुझे प्रशंसा चाहिए, ना सताइश चाहिए, ना सिला चाहिए। गर नहीं है मेरे अशार में मानी ना सही, अगर तुमको मेरे शेर समझ में नहीं आते हैं ना सही। मतलब एक तरह से कह रहा है भाड़ में दे। और यंग बच्चे इसको आज की जबान में कुछ दूसरा बोले, वो मैं नहीं बोल सकता। तो ये जो इस तरह का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो किस में होता है? वो उस आदमी में, उस शायर में होता है जो अपने जमाने से आगे की बात सोच रहा है और उसको ये मालूम है कि मेरे आज के जो क्रिटिक्स हैं, आज के जो मेरे सुनने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, मैं उनसे आगे की बात कह रहा हूं और अगर उनको नहीं समझ में आ रही है तो मुझे कोई परवाह नहीं। और वो बात ठीक थी, बात वो बहुत आगे की कर रहे थे, इसीलिए तो आज कितने साल हो गए गालिब साहब को गए हुए? यही 1857 का समय था जब वो शायरी कर रहे थे। तो आज यूं समझिए कि 150 साल, लगभग 150 साल, तो 150 से ज्यादा साल हो गए हैं कि हम आज गालिब को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसी में, इसी रंग का एक और शेर है जो उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को दिखाता है और ये बताता है कि वो कितना आगे की सोचते थे। हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता, हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है, वो हर एक बात पर कहना कि यूं होता तो क्या होगा। तो वो जानते थे कि मेरे मरने के बाद भी जब एक मुद्दत बीत जाएगी उसके बाद लोग कहेंगे कि ये वो शायर था जो इतना समय पहले, इतना वक्त पहले ये कहता था कि यूं होता तो क्या होता। अब ये जो इसमें जो मिसरा दूसरे वाला है वो बड़ा समझने वाला मिसरा है। वो हर एक बात पर कहना कि यूं होता तो क्या होता। ये जो कैपेसिटी है, ये जो स्ट्रेंथ है कि हर बात पे ये कहना कि यूं होता तो क्या होता, ये एक क्वेश्चन मार्क लगाने वाली कैपेसिटी है कि किसी भी बात, कोई भी बात आपको जब सुनाई जा रही है तो आप उस बात को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन साथ साथ आप उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क भी लगा रहे हैं। आप क्वेश्चन मार्क क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि आप क्यूरियस हैं, आप जिज्ञासु हैं। जिज्ञासा या कौतूहल को उर्दू में क्या बोलते हैं? क्यूरियोसिटी को जिस्तजू। जिस्तजू, आप जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं, तो आप क्यूरियस हैं। लेकिन क्यूरियस होने के साथ साथ आप ओपन माइंडेड भी हैं। आप चीजों को सुनना चाहते हैं, ओपन माइंड से एक्सेप्ट करना चाहते हैं, और उसके साथ साथ आप एक्सप्लोरर भी हैं। तो ये जो क्वालिटी होती है, क्यूरियोसिटी होना, ओपन माइंडेडनेस होना, एक्सप्लोर करना नई चीजों को, ये या तो बड़े बड़े साइंटिस्ट में होती है या बड़े बड़े संत फकीरों में होती है। साइंटिस्ट में कैसे होती है? क्वेश्चन मार्क लगाने की कैपेसिटी। सेब तो सदियों से गिर रहा था, न्यूटन पहला साइंटिस्ट था जिसने कहा था ये क्यों गिर रहा है, मुझे जवाब चाहिए। उससे पहले तो किसी ने प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। चर्च ये बात कहता था कि जो सूरज है वो धरती का चक्कर लगाता है,
गैलीलियो ने प्रश्न चिन्ह लगाया, क्वेश्चन मार्क लगाया कि नहीं, धरती जो है, जमीन जो है, वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। बड़ा हंगामा हुआ इसके ऊपर, लेकिन उसने क्वेश्चन मार्क लगाया। इसी तरह जो बड़े बड़े संत फकीर हैं, उन्होंने उस समय का जो ज्ञान था, जो भी इंटेलेक्ट था, उसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया। तो ये जो क्वालिटी है कि आप जो आपको परोसा जा रहा है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा सकें, क्वेश्चन मार्क एक पॉजिटिव वे में, ये नहीं कि नेगेटिव वे में आपने हर बात के ऊपर कोई झगड़ा खड़ा करना है, उसलिए नहीं। क्वेश्चन मार्क पॉजिटिव वे में कि आप उस बात को और आगे किसी और नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकें। तो ये जो कैपेसिटी थी ये गालिब में थी, और वो जानते थे। मैंने शुरुआत इस बात से की कि गालिब को मालूम था कि मैं गालिब हूं, इसीलिए वो कहते हैं कि हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है वो हर एक बात कर कहना कि यूं होता तो क्या होता। जब मैं मर जाऊंगा और उसके बाद भी एक मुद्दत बीत जाएगी, तब लोग कहेंगे, तब लोग मुझे याद करेंगे कि यूं होता तो क्या होता। अब सेल्फ प्राइड का एक और रंग भी है, सेल्फ एस्टीम का एक और रंग भी है। अभी तक तो हमने देखा कि वो, उनको अपनी शायरी के ऊपर बहुत ज्यादा स्वाभिमान था, प्राइड था, और वो अपनी बात को उस तरीके से कहते थे। लेकिन एक रंग और भी है उनके स्वाभिमान का या उनके सेल्फ प्राइड का। वो रंग ये है कि वो सफरिंग को सहन करने की उनकी कैपेसिटी थी, और सफरिंग को सहन करते करते, दुख को, रंज को, गम को सहन करते करते वो अपनी सेल्फ प्राइड, अपनी सेल्फ एस्टीम को मेंटेन करना जानते थे। ये एक अलग रंग है, थोड़ा सा डार्क इमोशन है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट रंग है। जैसे उन्होंने कहा, गम हस्ती का असद फिर से हो जुज मर्ग इलाज, शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक। मैं शम्मा की तरह हूं, मुझे अगर सहर तक जलना है तो मैं चलूंगा। अगर मुझे परपीचुअल सफरिंग से गुजरना है अपने सेल्फ राइट को, अपने सेल्फ एस्टीम को मेंटेन करने के लिए, तो वो मैं करूंगा। इसी कड़ी में एक और नए रंग का शेर है। दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। मेरा जो दर्द है उसने दवा की मिन्नत नहीं की। दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ। अब अगर आपका दर्द दवा की मिन्नत नहीं करेगा तो क्या होगा? आज के जमाने में तो बहुत सारी मिन्नतें करनी पड़ती हैं। तो अगर आपका दर्द दवा की मिन्नत नहीं करेगा तो क्या होगा? आप परपीचुअली सफर करोगे। लेकिन गालिब क्या कहते हैं, मैं ना अच्छा हुआ, मैं अच्छा नहीं हुआ क्योंकि मैंने, मेरे दर्द ने दवा की मिन्नत नहीं की। बुरा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ, ठीक है मैं अच्छा नहीं हुआ, लेकिन ऐसा कोई बुरा भी नहीं हुआ, हम सह लेंगे। तो एक जो अपनी सफरिंग को सहकर अपनी सेल्फ एस्टीम को मेंटेन करने की जो कैपेसिटी है वो गालिब में है। और इसी कड़ी में एक और शेर है जिसका रंग थोड़ा सा अलग है। यूं ही गर रोता रहा गालिब तो ए अहले जहां, देखना इस बस्तियों को तुम के वीरा हो गई। अल्लाह गालिब को ये था कि अगर मैं रोऊंगा ना तो तुम भी आबाद नहीं होगे। अगर मैं अपने दुख में रो रहा हूं, या तुमने मुझे दुखी किया है, मेरे परिवार को दुखी किया है, और मैं रो रहा हूं, तो तुम भी आबाद नहीं रहोगे। यूं ही गर रोता रहा गालिब तो है अहले जहां, देखना इन बस्तियों को तुम के वीरा हो गए। अपने ऊपर पूरा एतमाद है, पूरा भरोसा है। अब पर्सनालिटी का, गालिब का ये एक रूप है कि उनके, अगर एक कॉन्टिनम हम बनाएं तो कॉन्टिनम के इस तरफ हम कह सकते हैं कि सेल्फ प्राइड है, सेल्फ एस्टीम है, स्वैग है, इतराना है, गालिब की अना है। तो कॉन्टिनम के इस तरफ क्या है, दूसरे एक्सट्रीम पे क्या है? वो भी एक बहुत बड़ी चीज गालिब के पास है, वो है सेल्फ डेप्रिकेशन।
सेल्फ डेप्रिकेशन यानी खुद की निंदा करने की कुवत रखना, खुद की निंदा करने की कुवत रखना। तो अब गालिब ये अच्छा, ये जो कैपेसिटी है ये बहुत अद्भुत है, ये हर किसी के पास नहीं होती कि आप अपनी ही निंदा खुद कर लें। क्योंकि हम सब लोग तो अच्छा अच्छा सुनना चाहते हैं अपने बारे में, और अपने बारे में अच्छा अच्छा कहना भी चाहते हैं। तो ये जो कैपेसिटी है ये गालिब में थी। तो ये जो कैपेसिटी है इसमें दो तीन शेर हैं जिसको मैं आपके सामने रखूंगा। गालिब छुटी शराब पर अब भी कभी कभी, गालिब छुटी शराब पर अब भी कभी कभी, पीता हूं रोज अब्रो शबे माहताब। अपने बारे में बोल रहे हैं, कोई परवाह नहीं है कि शराब तो छोड़ दी है लेकिन फिर भी पी लेता हूं। कब पी लेते हूं? जिस दिन अब्र आ जाए या जिस दिन चांद निकल आए। अब जिस दिन चांद निकल आएगा उस दिन पे शराब पी ली, जिस दिन चांद नहीं निकला उस दिन अब्र आ गया, तो रहा कौन सा दिन? कोई दिन तो बचा ही नहीं ना। लेकिन आप देखिए ना, अपना मजाक खुद कर लेना, अपने ऊपर खुद हंस लेना, ये एक बहुत बड़ी कुवत होती है। इसी कड़ी में एक और शेर है। गालिब बुरा न मान जो वाइज बुरा कहें, ऐसा भी कोई है कि सब अच्छा कहें जिसे। कोई परवाह नहीं है, अगर वाइज धर्म का उपदेश देने वाले प्रीचर्स मुझे बुरा कह रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस दुनिया में ऐसा कोई है ही नहीं जिसे सारे के सारे लोग अच्छा कहें, किसी ना किसी को कोई ना कोई बुरा तो कहेगा ही कहेगा। तो एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेंस है कि मेरे में तो अगर बुराइयां हैं और लोग मुझे बुरा कह रहे हैं तो कहने दीजिए। ये एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी की ताकत है। इसी तरह से एक और इसी कड़ी में शेर है। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हमने की। कहते हैं कि जो आदम की जितनी बेइज्जती हुई थी, मेरी उससे भी ज्यादा बेइज्जती हुई है तेरे कूचे से निकलने में। मैं उससे भी ज्यादा बेआबरू हुआ हूं। एक्सेप्टेंस है, अपनी ही निंदा की, अपनी ही क्रिटिसिज्म की कंप्लीट एक्सेप्टेंस है, कोई परवाह नहीं है। और इसी कड़ी में एक और शेर है। गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद हैं, रोइए जार जार क्या कीजिए हाय हाय। गालिब खस्ता के बगैर इररेलेवेंट हूं मैं। गालिब कह रहे हैं मैं इररेलेवेंट हूं, मेरे बगैर कौन से काम बंद है? कोई काम बंद नहीं होगा, सब चलते रहेंगे, दुनिया चलती रहेगी। तो रोइए जार जार क्या कीजिए हाय हाय क्यों? तो फिर काहे के लिए आप जार जार रो रहे हैं और हाय हाय कर रहे हैं? और इसी कड़ी में एक और शेर है। बक रहा हूं जुनू में क्या क्या कुछ, कुछ ना समझे खुदा करे। अपने जुनून की एक्सेप्टेंस है। जुनून में मैं बक रहा हूं, ऐसा जुनून छा गया मेरे पर, और ऐसा बक रहा हूं कि कुछ ना समझे खुदा करे। किसी को कुछ समझ ना आए ऐसा बक दिया हूं मैं कि किसी को कुछ समझ। अब आप ये देखिए कि एक तरफ मैंने वो शेर पढ़ा था जो गालिब के सेल्फ प्राइड के बारे में मैं बात कर रहा था। हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है, वो हर एक बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता। वो कॉन्टिनेंट के बिल्कुल एक्सट्रीम पे है कि उनको मालूम है कि मेरे मरने के बाद भी मुद्दतों बाद लोग मुझे याद करेंगे कितना बड़ा शायर था। और दूसरी तरफ, इस तरफ कॉन्टिनेंट की तरफ आप देखिए, वही शायर ये बोल रहा है, गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद हैं, रोइए जार जार क्या कीजिए हाय हाय। तो दोनों तरह के शेर वो अपने ही बारे में कह रहे हैं। तो ये दिखाता है कि गालिब की जो पर्सनालिटी का एक्सपेंशन है या एक्सटेंशन है वो कितना बड़ा है। ये काम हर आदमी नहीं कर सकता, ये काम हर शायर नहीं कर सकता कि वो अब जब उसको अपने सेल्फ प्राइड, अपनी सेल्फ एस्टीम, अपनी अना की बात करनी है तो भी वो जबरदस्त शेर लिख रहा है, और जब उसको सेल्फ डेप्रिकेशन करना है, अपनी ही निंदा करनी है, अपने आप को ही क्रिटिसाइज करना है, अपने आप को ही एक्सपोज करना है, तो वो भी बड़े शेर लिख रहा है। तो ये उनकी पर्सनालिटी के एक्सपेंस को दिखाता है कि इतनी बड़ी पर्सनालिटी का मालिक थे
गालिब, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मुश्किल शायद ही सुना दे तो बोर होते। वो मेरे बेस्ट एक तीसरा लेंस मैंने जो चुना है गालिब का, वो गालिब है कि गालिब सफरिंग एंड हिज एक्सप्रेशंस। गालिब की शायरी में उनकी जो सफरिंग्स हैं, उनका जो दुख है, रंज है, गम है, उसका जो एक्सप्रेशन उन्होंने किया है वो बड़ा खुल के किया है। उसमें उनको कोई हेसिटेशन नहीं है, उनको कोई शर्म नहीं है। नहीं तो अक्सर होता है ना कि हमारे माशरे में, हमारे समाज में ये माना जाता है कि जो मर्द है वो कमजोर नहीं होता है, उसको कभी रोना नहीं चाहिए। रोना जो है वो मर्दानगी की निशानी नहीं है, रोना औरतों का काम है। ये एक अजीब सी बात है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। रोना जो है वो औरतों का काम है, औरतें औरतें रोएंगी। जो मर्द है वो क्यों रोएगा? वो तो मर्द है, उसकी मर्दानगी उसको रुला नहीं सकती। लेकिन गालिब जो थे वो अपनी सफरिंग्स पे, अपने दुख पे, अपने रंज पे, अपने गम पे रोना चाहते थे। एक आम इंसान की तरह रोना चाहते थे, और उसको वो बिल्कुल खुद एक्सेप्ट करते हैं, अपनी शायरी में एक्सपोज करते हैं। जैसे दिल ही तो है ना संगो खिश्त, दर्द से भरना आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों। आप देखिए ना कि वो कह रहे हैं कि मैं तो रोऊंगा और हजार बार रोऊंगा, कोई हमें सताए क्यों। कोई उनको गुमान नहीं है कि मैं मर्द हूं, मेरी मर्दानगी है। मैं एक आम इंसान हूं, और मेरा जो दिल है वो ना संग है ना खिश्त है, ना ईंट है ना पत्थर है। दर्द से भरना आए क्यों, तो दर्द से भरेगा ही भरेगा, और इसलिए रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों। इसी कड़ी का एक और शेर है, दैर नहीं, हरम नहीं, दर नहीं, आस्था नहीं, बैठे हैं रह गुजर पे हम, गैर हमें उठाए क्यों। दैर यानी मंदिर, दैर नहीं, हरम नहीं। हरम कहते हैं उसको काबा को या मस्जिद को। दर नहीं, किसी का घर नहीं है। आस्था नहीं, किसी की ड्योढ़ी में नहीं बैठा हूं। बैठे हैं रह गुजर पे, हम तो रह गुजर पे बैठे हैं, गैर हमें उठाए क्यों। अब यहां पे गालिब एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि भैया मैं रह गुजर पे बैठा हूं, मैं नाराज हूं, मैं रूठा हुआ हूं, और अगर किसी को मनाना है तो मेरा कोई अपना आके मुझे उठा के ले जाए, मना के ले जाए। कई बार हमारे साथ भी होता है ना, हम अपने कहीं रूठ कर चले जाते हैं तो गैर तो बहुत सारे मिलते हैं कि भैया यहाँ क्यों बैठे हो, अरे जाओ अपने घर जाओ, अच्छा नहीं है। लेकिन आप ये सोच रहे होते हैं कि भैया अगर कोई मेरा अपना आके मुझे मनाए तो मैं जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। तो बैठे हैं रह गुजर पे हम, गैर हमें उठाएगी। तो आप देखिए ना, वो अपने आप को एक्सपोज, अपनी सफरिंग को, अपनी वल्नरेबिलिटी को पूरा एक्सपोज करते हैं। उनको कोई हेसिटेशन नहीं है कि मैं इतना वल्नरेबल हूं, इतना एक आम इंसान हूं। इसी कड़ी में एक और शेर है, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे। इब्ने मरियम यानी कि मरियम का बेटा ईसा मसीह। तो ये क्रिस्टियनिटी से उन्होंने मेटाफर इन्वोक किया है कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। मुझे दुख है, खुलेआम कह रहे हैं। इसी इसी कड़ी में एक और शेर है, घर हमारा जो न रोते भी तो वीरा होता, बहर घर बहर न होता तो बयाबां होता। इसका जो पहला मिसरा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, घर हमारा जो न रोते भी तो वीरा होता। कि जिस घर में कोई व्यक्ति रोया नहीं, कोई आदमी रोया नहीं, वो वीरान है। आप घर में रहते हैं तो घर में इंसान ही रहते हैं, और इंसान को कोई ना कोई दुख होगा, कोई गम होगा, कोई रंज होगा, तो वो रोएगा ना। और जिस घर में कोई रोया नहीं तो वो वीरान है, वो घर थोड़ी ना। अब एक और लेंस लेते हैं। गालिब के पास एक और बहुत बड़ी कैपेसिटी है कि वह
अपनी सफरिंग्स को, अपने पेन को, पर्सनल सफरिंग को, जाती गम को फिलोसोफाइज करने की कैपेसिटी रखते हैं। अक्सर आपके पास गम है, आप कविता लिखना चाहते हैं, शायरी लिखना चाहते हैं, तो आप उसको उस तरह से लिखते हैं कि सामने वाले को लगता है कि भाई शायर इसमें है, वो शायर अपनी बात कर रहा है। लेकिन गालिब उसको इस तरीके से लिखते हैं कि खुद उसमें से हट जाते हैं। क्योंकि अगर आपको किसी बात को यूनिवर्सल लेवल पे कहना है तो आपको उसमें से अपनी पर्सनालिटी को हटाना पड़ेगा। अगर आपको किसी बात को फिलोसॉफिकल लेवल पे कहना है तो आपको उसमें से अपनी इंडिविजुअलिटी को हटाना पड़ेगा। अब वो कैसे करते हैं ये काम, देखने की बात है। जैसे एक शेर है, इशरते कतरा है दरिया में फना हो जाना, इशरते कतरा है दरिया में फना हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है फना हो जाना। अब इसमें गालिब इंडिविजुअल लेवल पे कहीं पर भी नहीं, कोई उनका पर्सनल पेन नहीं है, सारी की सारी बात यूनिवर्सल है, सारी की सारी बात फिलोसॉफिकल है। कोई भी इसको पढ़ेगा उसको लगेगा कि ये मेरे साथ भी शायद यही हो रहा है, क्योंकि गालिब इसमें खुद नहीं है। उन्होंने अपने पर्सनल पेन को, पर्सनल सफरिंग को इसमें से डिटैच कर लिया। और जब आप पर्सनैलिटी को, अपनी पर्सनल सफरिंग को डिटैच कर लेते हो, तभी आप एक फिलोसॉफिकल या यूनिवर्सल बात कह सकते हैं जो सबको छू सकती है। फिलोसॉफिकल बात इसलिए नहीं हम कहते कि कोई बड़ी बात कहनी है। फिलोसॉफिकल बात कहने का जो पर्पज है वो ये है कि वो सबको छू सके। तो अगर बात को सबको छूना है तो आपको उसमें से अपनी पर्सनालिटी को डिटैच करना पड़ता है। जैसे मैंने ये शेर पढ़ा, इशरते कतरा है दरिया में फना हो जाना, कतरे की इच्छा है कि वो दरिया में फना हो जाए, दर्द का हद से गुजरना है फना हो जाए। एक और शेर है इसी कड़ी में कि वो कैसे अपने हिस्से के पेन को फिलोसोफाइज कर सकते हैं, यूनिवर्सल बना सकते हैं। कैदे हयात और बंदे गम असल में दोनों एक हैं। कैदे हयात और बंदे गम असल में दोनों एक हैं। मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए। अब इसमें गालिब खुद कहीं नहीं है, उनकी अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी कहीं नहीं है। लग रहा है जैसे एक बहुत बड़ा फिलोसोफर गम के बारे में, हयात के बारे में बात कर रहा है, या यूं कहिए जैसे एक कोई प्रीचर होता है, रिलीजियस प्रीचर होता है, वो बात कर रहा है। तो गालिब उस लेवल पर अपने कलाम को ले जाते हैं। एक इसी कड़ी में एक और रंग है। गालिब जब अपनी पोइट्री को फिलोसोफाइज करते हैं, अभी तो मैंने आपको बताया कि पूरा का पूरा शेर जो है वो फिलोसॉफिकल हो जाता है, यूनिवर्सल हो जाता है। एक और बहुत बड़ी कैपेसिटी है गालिब में कि एक ही शेर में वो दो बातें कह सकते हैं। दो बातें इस तरह से कि एक मिसरे में तो बात को फिलोसॉफिकल कहेंगे, बात को यूनिवर्सल बनाकर कहेंगे, और बात को जनरल बनाकर कहेंगे, और दूसरे मिसरे में उसी बात से जुड़ी हुई अपनी पर्सनल पेन को ले आए। ये कैपेसिटी बहुत मुश्किल है कि आप एक मिसरे में फिलोसॉफिकल बात कहें, यूनिवर्सल बात करें, और दूसरे में पर्सनल बात कहें। ये लगभग यूं है कि जैसे एक मिसरा तो फर्श पर है क्योंकि वो आपका पर्सनल है, इंडिविजुअल, और दूसरा मिसरा अर्श पर है क्योंकि वो यूनिवर्सल है, वो फिलोसॉफिकल। तो इसका एक शेर देखते हैं। रंज से खूंगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज। खूंगर यानी हैबिचुअल हो जाना, अभ्यस्त हो जाना। रंज दुख, जब दुख से हम हैबिचुअल हो जाते हैं, इंसान हैबिचुअल हो जाता है, तो मिट जाता है रंज। रंज से खूंगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज। ये बात देखिए आप, पूरी फिलोसॉफिकल बात है। इसमें कहीं कोई पर्सनल पेन नहीं है, कोई पर्सनल टच नहीं है, कोई अपनी इंडिविजुअलिटी को उन्होंने इसमें नहीं डाला। ये मिसरा पूरा का पूरा फिलोसॉफिकल है। रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज। लेकिन दूसरे मिसरे में आप देखिए, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। अब दूसरे मिसरे में इंडिविजुअल पेन को सामने ले आते हैं, पर्सनल पेन को सामने ले आते हैं
कि मुश्किलें मुझ पर पड़ी। तो ये जो फर्श से अर्श की जर्नी है, यात्रा है, वो गालिब ही कर सकते हैं। बहुत कम शायरों में ये कैपेसिटी है कि वो इस तरह से दो मिसरों में अपनी पर्सनल बात भी कह दें और एक बहुत बड़ी बात भी कह दें जो कि फिलोसॉफिकल है, जिससे पूरी दुनिया जुड़ी हुई। इसी कड़ी में एक और शेर देखेंगे। हाँ, ये शेर मैंने पहले भी पढ़ा, लेकिन इस लेंस से भी उस शेर को देखना बनता है। दिल ही तो है न संगो खिश्त, दर्द से भरना आए क्यों। अब ये जो पहला मिसरा है ये फिलोसॉफिकल है, एक जनरल बात बोल रहे हैं जो सबको अपील करती है, सबको टच करती है कि दिल ही तो है न संगो खिश्त, दर्द से भरना आए क्यों। दूसरे मिसरे में पर्सनल हो जाते हैं, रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें सताए क्यों। तो ये जो मैं मानता हूं कि ये जो गालिब के पास कुव्वत थी कि वो फर्श से लेकर अर्श की जो यात्रा है, या पर्सनल से लेकर यूनिवर्सल की यात्रा, या इंडिविजुअल से लेकर फिलोसॉफिकल होने की जो यात्रा थी, वो कर सकते थे। ये एक बहुत बड़ी कैपेसिटी थी। अब एक आखिरी लेंस वो है, और ये मेरा थोड़ा फेवरेट है, अभी इसमें मैं काफी काम कर रहा हूं, ये है गालिब की डिटैचमेंट। गालिब दुनिया और दुनिया के मसलों से डिटैच होकर अपनी शायरी कहना जानते थे, और बड़े खूबसूरत शेर उन्होंने कहा हैं जहां जहां वो दुनिया और दुनिया के मसलों से डिटैच हो गए। जैसे इसमें 2-3 शेर हैं, मैं सबसे पहले जिक्र करूंगा। कहते हैं, पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती, अब किसी बात पर नहीं आती। तो ये बात कौन कह सकता है? ये बात वो कह सकता है जो दुनिया और दुनिया के मसलों से अपने आप को डिटैच कर ले, जिसको फर्क नहीं पड़ता है ना दुख का ना सुख का। हम लोग हिंदी में बोलते हैं जिसके पास ना राग है ना द्वेष है। तो ये डिटैच होने की जो भावना है, ये गालिब के पास बहुत जबरदस्त थी। मुझे लगता है शायद गालिब को इस लेंस से बहुत कम देखा गया है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसकी बहुत गहराई में जा सकूं। एक और शेर है इसी कड़ी में। गालिब कहते हैं, बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। क्या है ये दुनिया? बच्चों का खेल, तमाशा है, रोज होता है मेरे आगे। घिसता है जबी खाक पे, होता है निहा गर्द में सेहरा मेरे पीछे, घिसता है जबी खाक पे दरिया मेरे आगे। तो ये डिटैच हो जाना दुनिया और दुनिया के मसलों से, तब आप इतना बड़ा शेर कह सकते हैं कि ये दुनिया बच्चों का खेल है मेरे आगे, मुझे इसकी परवाह नहीं है। बाजी चाहे अतफाल है, बच्चों का खेल है, दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। ये जो जितनी दुनिया के काम है, ये मेरे लिए तमाशा है, मैं इनको ज्यादा अहमियत नहीं देता। और होता है निहा गर्द में सेहरा मेरे पीछे, घिसता है जबी खाक पे दरिया मेरे आगे। अब आप देखिए ना कि समंदर के किनारे तो हम सभी गए हैं, लेकिन किसने इमेजिन किया है कि दरिया आपके सामने अपनी जबी को घिस रहा है? हमने कभी ये सोचा कि ये जो दरिया है ये आकर मेरे पैरों के सामने अपनी जबी को घिस रहा? तो इतनी बड़ी इमेजिनेशन है गालिब की कि वो कहते हैं कि ये दरिया क्या है मेरे आगे, कुछ भी नहीं है। दो शेर और इसी रंग के, और फिर खत्म करूंगा। एक और शेर है जो उनकी डिटैचमेंट से भी थोड़ा सा आगे चला जाता है और उनकी जो स्पिरिचुअलिटी है उसके ऊपर रोशनी डालता है। गालिब कहते हैं, उसे कौन देख सकता कि यगाना है वो यकता, उसे कौन देख सकता कि यगाना है वो यकता,
जो दुई की बू भी होती तो कहीं दो चार होता। यगाना कहते हैं अलोन, जो अकेला है, उसके जैसा कोई और नहीं है। यक्ता, यूनिक, जो कि हम निराकार ईश्वर को बोलते हैं ना कि अगम अकोचर, उसके जैसा कोई नहीं, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो गालिब वही बात कह रहे हैं, उसे कौन देख सकता कि यगाना है वो यक्ता, जो दुई की बू भी होती। दुई की बू, अगर इसमें द्वैत्व होता, ड्यूअलिज्म होता, ड्यूअलिज्म को उर्दू में क्या बोलेंगे? अगर इसमें ड्यूअलिज्म होता, दुई की बू भी, जो दुई की बू भी होती तो कहीं दो चार होता, तो ये खुदा कहीं मिल गया होता मुझे, कहीं ना कहीं तो टकराता। लेकिन वो एक अकेला है और यूनिक है, दुई की बू नहीं है, कोई द्वैतवाद या कोई ड्यूअलिज्म नहीं है इसमें। और अगर होता तो कहीं ना कहीं तो दो चार होता, कहीं ना कहीं तो खुदा टहलते टहलते मुझे मिल जाता। इसी सिलसिले में एक और शेर है, आखिरी शेर आप लोगों के लिए पेश करूंगा, और ये बहुत ही बढ़िया शेर है। ये मसाइल तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब। ये मसाइल तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब। तुझे हम वली समझते, जो ना बाद अखार होता। अब ये देखिए कि गालिब को ये इल्हाम था, इल्हाम ही बोलते हैं ना अंतर्ज्ञान को। गालिब को ये इल्हाम था कि वो किसी वली से कम नहीं है, और उसका जो बयान गालिब है, तेरा बयान गालिब, वो मसाइल तसव्वुफ यानी स्पिरिचुअलिटी का डिस्कोर्स है। गालिब खुद कह रहे हैं मेरा जो बयान है वो स्पिरिचुअलिटी का डिस्कोर्स है, उसे हल्के में मत लीजिए। तुझे हम वली समझते, जो ना बादा खार होता है। तुझे सब लोग पीर पैगंबर समझते, तुझे सब लोग वली समझते, अगर बादा ख्वार ना होते, शराब ना पीते होते। तो गालिब को अपने बारे में सब मालूम था। गालिब को मालूम था कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसका स्किल सेट क्या है, और गालिब की कुव्वत क्या है, गालिब की ताकत क्या है। इसी वजह से गालिब गालिब थे, और आज इतनी मुद्दतों बाद हम गालिब को याद कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। देखिए, गालिब को समझने की, गालिब तो सबके हैं। तो पहले आप कह रहे थे कि हिंदी वालों की वाले हैं हम और उर्दू के बीच में आएंगे, तो गालिब को समझने की एक कोशिश थी। अब हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, गालिब का तो हक अदा नहीं हो सकता। गालिब शनासी का और गालिब की तफहीम और तदरीस, ये सब एक एक सिलसिला है जो चलते रहना चाहिए।